क्रिस क्रैमर्स और लिसेन फ्रून नाम की दो लड़कियां नीदरलैंड्स में रहने वाली स्टूडेंट्स थीं। कुछ महीनों से दोनों पनामा जाने का प्लान बना रही थी। ये पनामा का ट्रिप वेकेशन और साथ में पार्ट टाइम जॉब के लिए था। उनका प्लान था हाइक्स पे जाने का, लोकल एरिया घूमने का और साथ में एज वॉलंटियर्स बच्चों को पढ़ाना और साथ में खुद स्पेनिश सीखने का। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों पनामा निकल गई। पनामा पहुंचने पर उन्होंने एक फैमिली के घर पे रूम रेंट किया। इसके बाद वो 2 हफ्ते तक पनामा के अलग अलग जंगलों में हाइक्स पर गई। उनका प्लान अगले 4 हफ्तों तक उस फैमिली के अपार्टमेंट में रुक के बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर करने का था। काम शुरू करने से पहले वो एक और हाइक प्लान करती हैं और 1 अप्रैल 2014 को सुबह 11 बजे क्रिस क्रैमर्स और लिसेन फ्रून उस फैमिली के पेट डॉग के साथ बारू वोल्केनो के आसपास के जंगल में हाइक पर निकल गई। और इसके बाद वो दोनों कभी वापस नहीं आई। हाइक पे निकलने से पहले उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी डाली थी जहां उन्होंने ये मेंशन किया था कि वो आसपास के लोकल विलेजेस का टूर करने जा रही थी और ये उनके हाइक पे जाने से पहले की लास्ट पिक है जो उनके फ़ोन से रिकवर हुई थी। सुबह से शाम आ गई बट दोनों लड़कियां वापस नहीं पहुंचती। उनकी होस्ट फैमिली टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब तक उन लड़कियों को फैमिली के पेट डॉग के साथ वापस आ जाना चाहिए था। बाहर लाइट कम हो रही थी और लाइट के साथ उस फैमिली की होप्स भी। फैमिली के लोग बाहर वेट कर रहे थे, तभी उनको उनका पेट डॉग दिखता है। वो बिल्कुल सेफली वापस पहुंच गया था और फैमिली को थोड़ा रिलीफ मिला क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अब शायद डॉगी के पीछे पीछे कुछ देर में वो लड़कियां भी वापस पहुंच जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। टाइम बहुत बीत गया था। अब होस्ट फैमिली एक्शन में आ गई और उन्होंने पूरे लोकल एरिया को सर्च करना शुरू कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फैमिली के लोगों ने अगली सुबह तक उनका वेट करने का डिसाइड किया। अगली सुबह 2 अप्रैल को क्रिस और लिसैन की एक लोकल गाइड के साथ अपॉइंटमेंट थी। वो गाइड उनको लोकल एरिया का टूर करवाने वाला था, बट सिंस वो वापस नहीं आई थी तो इसके बाद होस्ट फैमिली ने लोकल अथॉरिटीज़ को इस इंसिडेंट के बारे में अलर्ट कर दिया, जिस वजह से अथॉरिटीज़ ने हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके जंगल सर्च करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक लोकल हाइकर्स की टीम भी उनकी सर्च में निकल गई। ये सर्च कई दिनों तक चलती रही। 6 अप्रैल भी आ गया बट वो लड़कियां अभी भी मिसिंग थी और इस दिन तक उन दोनों लड़कियों की फैमिलीज़ भी नीदरलैंड से पनामा पहुंच गई थी। फैमिलीज़ अपने साथ डिटेक्टिव्स लेकर भी आई थी ताकि वो पर्सनल लेवल पर भी लड़कियों को सर्च कर सके। लोकल पुलिस और सर्च डॉग्स ने 10 दिनों तक क्रिस और लिसैन को ढूंढा, बट स्टिल नो सक्सेस। दिन हफ्तों में बदल गए और 10 हफ्तों के बाद भी उन लड़कियों से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला। अथॉरिटीज़ ने भी एफर्ट कम कर दिए थे क्योंकि इतना वर्क फोर्स यूज़ करने के बाद भी उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा था। बट फिर एक लोकल लेडी अथॉरिटीज़ के पास एक ब्लू कलर का बैकपैक लेकर आई। उसके अकॉर्डिंग वो बैग उसे नदी के पास एक राइस फील्ड में मिला। बैग में 2 सनग्लासेस, कुछ कैश, एक पासपोर्ट, एक वाटर बॉटल, कुछ कपड़े, एक कैमरा और 2 फ़ोन्स थे। बैग में जो पासपोर्ट मिला था उससे इस बैग के ओनर का पता चल गया। वो पासपोर्ट लिसैन का था। इतने हफ्तों सर्च करने के बाद पहली बार इतना बड़ा क्लू अथॉरिटीज़ के हाथ लगा था। बैग में मिले कैमरा और फ़ोन से काफ़ी चीज़ें पता चल सकती थी। वो लेडी उस लोकेशन पे पिछले दिन भी आई थी, बट पिछले दिन वो बैग वहाँ पर नहीं था। तो अथॉरिटीज़ को लगा कि शायद बारिश की वजह से और नदी के फ्लो की वजह से वो बैग वहाँ पहुँचा था। बट बैग को खोल के चेक करने पर देखा तो बैग या उसमें रखी कोई भी चीज़ गीली नहीं थी। इसके अलावा वो बैग बिल्कुल साफ़ था, ना उसका कलर फेड हुआ था और ना ही उस पर कोई डैमेज के साइंस थे। ऑलमोस्ट 10 हफ्तों तक पनामा के रेन फॉरेस्ट्स में पड़े रहने के बाद भी ऐसी कंडीशन में बैग मिलना सस्पिशियस बात थी। इन सब बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बैग किसी और ने उस जगह पर रखा था। पुलिस ने कैमरा और फ़ोन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जो चीज़ें रिवील हुई वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि क्रिस और लिसैन के फ़ोन्स उनके गायब होने के बाद 10 दिन तक एक्टिव थे। शुरू के 4 दिनों में ही उन्होंने 77 टाइम्स पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की कोशिश की थी। स्टार्टिंग की कुछ कॉल्स तो उन्होंने हाइक शुरू करने के कुछ घंटों में ही कर दी थी, बट नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हुई। जंगल बहुत घना और इंटीरियर एरिया में था, जिस वजह से वहाँ नेटवर्क इश्यूज थे। 5 अप्रैल तक लिसैन के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और उस दिन के बाद से उसका फ़ोन दोबारा ऑन नहीं हुआ और क्रिस का फ़ोन 6 अप्रैल तक कुछ इंटरवल्स पे कॉल करने के लिए ऑन हो रहा था, बट 7 से 10 अप्रैल तक उसका फ़ोन कम्प्लीटली बंद रहा। उसके बाद 11 अप्रैल को क्रिस का फ़ोन कुछ देर के लिए दोबारा ऑन हुआ था
अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन 77 कॉल्स में से एक कॉल कनेक्ट हो गई थी, बट सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए, और फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई। अब इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बाद आता है एक डिस्टर्बिंग फैक्ट। 6 अप्रैल के दिन क्रिस के फ़ोन को कोई अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, बट बार बार इनकरेक्ट पिन एंटर करने की वजह से फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ और फ़ोन बंद होने तक उसमें किसी ने भी करेक्ट पिन यूज़ नहीं किया। अब क्योंकि लिसैन का फ़ोन डेड हो गया था, तो हो सकता है कि क्रिस का फ़ोन लिसैन अनलॉक करने की कोशिश कर रही हो, बट सोचने वाली बात यह है कि क्रिस खुद कहाँ थी। क्या क्रिस को कुछ हो गया था? क्योंकि अगर क्रिस वहाँ होती तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑब्वियसली लिसैन की जगह खुद ही फ़ोन अनलॉक करती। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्मार्टफोन पे इमरजेंसी नंबर जैसे 911 या 112 बिना फ़ोन अनलॉक किए डायल हो सकते हैं। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि लिसैन क्रिस का फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी, और अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई डेस्परेटली कोशिश कर रहा था क्रिस का फ़ोन अनलॉक करने की। बट ऐसी सिचुएशन में जब बिना फ़ोन अनलॉक किए इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल हो जाता है, तो लिसैन फ़ोन को अनलॉक करने की इतनी कोशिश क्यों करती? तो कुछ लोग बोलेंगे कि शायद हो सकता है कि लिसैन इमरजेंसी सर्विसेज की जगह अपनी फैमिली को या होस्ट फैमिली को कॉल करने के लिए फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश कर रही हो। बट सोचने वाली बात है कि उसने इससे पहले खुद के फ़ोन से इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा किसी और को कॉल करने की कोशिश नहीं की थी, तो अब क्रिस के फ़ोन से ही क्यों? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये फ़ोन कोई तीसरा इंसान अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, और अगर ऐसा था तो क्रिस और लिसैन कहाँ थी? क्या इस तीसरे इंसान ने उन्हें किडनैप किया होगा, या उससे भी बुरा, क्या उसने उन्हें मार दिया होगा? नोबडी नोज़। 11 अप्रैल तक दोनों फ़ोन्स कम्प्लीटली ऑफ हो गए थे। फ़ोन से रिलेटेड ये डिटेल्स काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, बट कैमरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो चीज़ें रिवील हुई वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। कैमरा से टोटल 133 फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी। सबसे पहली कुछ पिक्स 1 अप्रैल को ही क्लिक हुई थी, जब वो दोनों हाइक पे निकली थी। ये रास्ते में ली हुई नॉर्मल पिक्स थी जिसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था। इसके बाद 7 दिनों तक कैमरा यूज़ नहीं हुआ। फिर 8 अप्रैल को एक साथ ऑलमोस्ट 90 फ़ोटोज़ क्लिक की गई थी। ये सभी फ़ोटोज़ 3 घंटे के अंदर क्लिक हुई थी, और इनको क्लिक करने का टाइम रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच में था, और ये फ़ोटोज़ बहुत ही अजीब थी। ये फ़ोटोज़ क्रिस और लिसैन की या किसी पर्टिकुलर चीज़ की नहीं थी, ये रैंडम फ़ोटोज़ थी। ये बस जंगल की अजीब सी पिक्स थी जो अजीब एंगल्स पे क्लिक की हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर कुछ लोगों की ये थियरी है कि शायद रात में कैमरा के फ्लैश का यूज़ करके वो रास्ता या कुछ और देखने की कोशिश कर रही हो। बट फिर इस थ्योरी पे ये क्वेश्चन उठ सकता है कि क्रिस और लिसैन ने इससे पहले की 7 रातों तक फ्लैश का यूज़ क्यों नहीं किया। मे बी उन्हें 7 दिनों बाद ये फ्लैश को लाइट की तरह यूज़ करने का आइडिया आया हो, बट आई हाईली डाउट इट, क्योंकि कैमरा फ्लैश की लाइट बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल रहती है। इतने टाइम में कुछ भी क्लियरली देखना मुश्किल है, और इसके अलावा अंधेरे में अगर इतनी तेज़ लाइट आंखों पर आए तो कुछ देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर ये पिक्स उन्हीं ने ली थी तो शायद वो फ्लैश को एज अ लाइट यूज़ करने की जगह शायद पिक्स लेकर और उन पिक्स को कैमरा में देखकर इधर उधर की चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हो। बट जो फ़ोटोज़ लिए गए थे वो बहुत अजीब एंगल्स पे लिए हुए थे, और उनमें से ज़्यादातर फ़ोटोज़ में कोई रास्ता या टेरेन नज़र नहीं आ रहा था। तो ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि ये पिक्स रास्ता देखने के लिए तो नहीं ली गई थी। इसके अलावा कुछ पिक्स आसमान की लग रही थी। एक पिक में दिख रहा था कि दोनों लड़कियों की चीज़ें एक बड़े से पत्थर पर रखी हुई थी, और सबसे डिस्टर्बिंग पिक में पीछे से क्रिस का सर दिख रहा था जो इंजर्ड लग रहा था और उससे खून आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन के टाइम इन फ़ोटो से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील हुआ। इन सभी फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो डिलीट की गई थी। ये फ़ोटो 1 अप्रैल को दिन में ली गई पिक्चर्स और 8 अप्रैल को रात में ली हुई पिक्चर्स के एग्जैक्टली बीच में ली गई थी। जिस तरह की सर्वाइवल सिचुएशन में वो लड़कियां थी, तो ये हाईली अनलाइकली लगता है कि वो स्पेशली ऐसे किसी फ़ोटो को डिलीट करती, वो भी इतने क्रूशियल टाइम पे जब लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ़ोटो को रिकवर करने की बहुत कोशिश की, बट वो रिकवर नहीं कर पाए, और उनके अकॉर्डिंग ये फ़ोटो कैमरा से डिलीट नहीं की गई थी। इसे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके डिलीट किया गया था ताकि ये फ़ोटो रिकवर ना हो सके। इन्वेस्टिगेटर्स की ये स्टेटमेंट बहुत से क्वेश्चंस रेज करती हैं, जैसे क्या क्रिस और लिसैन के अलावा वहाँ कोई थर्ड पर्सन भी था? क्या उस तीसरे इंसान ने क्रिस और लिसैन को मारा था? और क्या उसी ने वो फ़ोटो भी डिलीट की थी, क्योंकि शायद वो फ़ोटो उस तक पहुँचने में किसी तरह हेल्प करती हो।
बैग मिलने के बाद उस एरिया में लोकल लोगों ने उन लड़कियों से रिलेटेड क्लू सर्च करना तेज कर दिया और इस बार फाइनली उन्हें क्लू मिल ही गया। उन्हें कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं। ये रिमेन्स उसी नदी के आसपास मिले थे। उन्हें एक शू मिलता है और ये शू खाली नहीं था, इसमें एक पैर था और ये लिसैन का था। इस शू के लेसेस अभी भी टाइट थे और जिस कट की वजह से एंकल के ऊपर से ये पैर अलग हुआ था, अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग वो एक क्लीन कट था। उस कट की वजह से काफ़ी कम खून आया था, जिस वजह से एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बात के बहुत चांसेस हैं कि ये कट लिसैन के एक्सपायर होने के बाद लगा था। इस शू के ही साथ एक रोल किया हुआ स्किन का टुकड़ा भी मिला, ये भी लिसैन का था। इसके अलावा एक पेल्विक बोन का टुकड़ा मिला, ये क्रिस की पेल्विक बोन थी। टोटल 33 हड्डियाँ मिली। इनके अलावा उनमें से किसी के कपड़े नीटली फोल्ड करके नदी के पास रखे थे और क्रिस का भी एक शू मिला। क्रिस की जितनी भी हड्डियाँ मिली थी वो सनलाइट की वजह से ब्लीच हो गई थी, जिससे ये बात पता चलती है कि उसके पार्ट्स को डिकम्पोज हुए कुछ टाइम हो गया था। बट लिसैन के केस में ऐसा नहीं था, उसके पार्ट्स अभी भी डिकम्पोज होने के प्रोसेस में थे। बट यहाँ अजीब बात यह है कि क्रिस और लिसैन के रिमेन्स के अलावा साथ में ही 3 अलग अलग लोगों के रिमेन्स भी मिले और ये कभी पता नहीं चला कि वो 3 लोग कौन थे। रिमेन्स मिलने के बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, तो इस वजह से ऑफिशियली ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्रिस और लिसैन दोनों की डेथ वहाँ के एक डेंजरस ब्रिज से गिरने की वजह से हुई। बट इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला था कि वो दोनों उस ब्रिज वाले एरिया के आसपास गई थी या नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ़ोन रिकॉर्ड्स, फोटोज और लड़कियों के मिले रिमेन्स को ध्यान में रखते हुए इस इंसिडेंट की स्टोरी रिक्रिएट करने की कोशिश की। उनके अकॉर्डिंग शायद क्रिस उस ब्रिज या किसी और ऊंचाई वाली जगह से गिर गई थी, जिससे क्रिस को काफ़ी इंजरीज हो गई थी। ये 1 अप्रैल के दिन में हुआ होगा। क्रिस ने किसी तरह 5-6 अप्रैल तक सरवाइव किया होगा। इसी बीच दोनों लड़कियां इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की कोशिश करती रही, बट सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद शायद या तो क्रिस एक्सपायर हो गई या कोमा में चली गई। 8 अप्रैल तक लिसैन की हालत भी मेंटली और फिजिकली काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर उसने क्रिस का फ़ोन यूज़ किया। उसे फ़ोन अनलॉक करने का पिन पता नहीं था, तो वो बार बार अलग अलग पिन ट्राई करने लगी, बट फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ। साथ ही वो कैमरा का यूज़ करके आसपास की चीज़ें देखने की कोशिश कर रही थी और क्रिस की इंजरीज चेक करने के लिए उसने क्रिस के सर की फ़ोटो भी क्लिक की। इसी के चलते रात में ठीक से ना दिखने की वजह से लिसैन गिर गई और वो भी मर गई। अब इस स्टोरी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक से एडअप नहीं करती। जैसे जो बैग नदी के पास मिला था उस पे कई अलग अलग फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, उन्हें ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। साथ ही लोकल लोगों के अकॉर्डिंग जिस ट्रेल पे क्रिस और लिसैन गई थी वहाँ हर जगह प्रॉपर साइंस लगे थे और वहाँ रास्ता भटक जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके अलावा जो फ़ोटो डिलीट हुई वो कैसे हुई और किसने डिलीट की। जो क्रिस और लिसैन के रिमेन्स के अलावा 3 और लोगों के रिमेन्स मिले थे, क्या वो लोग भी इस सब से रिलेटेड थे। और फाइनली सिर्फ 10 हफ्तों में ही क्रिस की बॉडी कम्प्लीटली डिकम्पोज कैसे हो गई, बट उतने ही टाइम में लिसैन के बॉडी पार्ट्स अभी भी डिकम्पोज हो रहे थे। क्रिस क्रैमर्स और लिसैन फ्रून का केस उन मिस्टीरियस केसेस में से एक है जिनमें एविडेंसेस की कमी और अजीब सर्कमस्टांसेस की वजह से चीज़ों की सेंस नहीं बनती। अथॉरिटीज़ ने भी इस केस में ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और लास्ट तक इस बात का भी प्रॉपर एविडेंस नहीं था कि उन दोनों की डेथ के पीछे कॉजेज नेचुरल थे या ये किसी और ने किया था।